आई होप हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज दोनों के लिए बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो जो हमने बात की थी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर की, यूनिसेल्युलर में हमने क्या डिस्कस किया था? यूनिसेल्युलर में हमने डिस्कस किया था कि सिंगल सेल है वो कैपेबल है सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने हमने क्या बोला? सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब मल्टीपल सेल्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करेंगे, ये हायरार्की आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा। सबसे पहले क्या आता है? सेल आता है किसी सीक्वेंस में, बहुत सारे सेल्स जिनका शेप सेम था, जिनका फंक्शन सेम परफॉर्म करना था, उन सेल्स ने एक ग्रुप बनाया, एक मास ऑफ सेल बनाया। उस मास ऑफ सेल को क्या बोला बेटा? टिश्यूज। क्या बोला? टिश्यूज। तो वो सेल्स जिनका शेप सेम था, जिनका फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे थे, उन सेल्स ने मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स बनाया एंड वी कॉल दिस ग्रुप ऑफ सेल एज टिश्यूज को हमने क्या बोला बेटा? टिश्यूज बोला। अब टिश्यूज ने, बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया? बहुत सारे टिश्यूज ने मिलकर क्या बनाया बेटा? ऑर्गन। क्या बनाया? ऑर्गन। और ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया? बहुत सारे ऑर्गन्स ने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल तालमेल कैसे बिठाया? जैसे लंग्स ने अपना ब्रीदिंग का काम किया, ब्लड ने क्या किया? अपना गैसेस एक्सचेंज करवाया, लंग्स के साथ हेल्प किया, लंग्स का ब्लड अपने थ्रू लेके गया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, तो लंग्स को हेल्प किया उसने ब्रीदिंग करने में। फिर उस ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन मिला था हमें, उससे रेस्पिरेशन में हेल्प हुआ। फिर रेस्पिरेशन में हेल्प हुआ तो खाना बना, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ तो एक्सक्रीशन हुआ। तो ये सारे फंक्शंस, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। इसी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में क्या होता है? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऑर्गन्स, और सब एक दूसरे के साथ एक एक फंक्शन में, एक एक ऑर्गन में अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया बेटा? बट ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बनाया? ह्यूमन बॉडी बनाई। कोई भी लिविंग सिस्टम बनाया, कोई भी लिविंग एंटिटी बनाई, जिसने क्या किया बेटा? सर्वाइवल में हेल्प किया, जो एग्जिस्ट कर रही है नेचर के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ओके। अभी तो मैंने बोला आपको कि जो सेल्स है उनका स्पेसिफिक शेप होता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तभी उन्होंने टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाया। ये जो सारा सीक्वेंस फॉलो हुआ है, दिस इज फॉलोड ओनली इन द केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। किसके केस में हुआ बेटा? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के केस में। ठीक, यूनिसेल्यूलर में सिंगल सेल इन्वॉल्व था, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो आगे क्या करेंगे? आगे क्या पढ़ना है? बट इसका एक्सेप्शन क्या है? ऑल दो मैंने आपको बोला कि जो सेल्स है उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, बट एक एक्सेप्शन है हमारे पास। इनफैक्ट दो एक्सेप्शन है हमारे पास। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? कि दो ऐसे सेल्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर जो लिविंग भी हैं, बट दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। क्या करते हैं बेटा? उसको हम क्या बोलते हैं? शेप चेंजिंग सेल्स। उन शेप चेंजिंग सेल्स का नाम क्या है? सबसे फर्स्ट तो है अमीबा। अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है? अपनी शेप को चेंज करता रहता है। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने वाली डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज को हम क्या बोलते हैं बेटा? वाइट ब्लड सेल। अब इन डब्ल्यूबीसीज ने क्या किया बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स ने क्या किया? इन्हीं व्हाइट ब्लड सेल्स ने, इन्हीं डब्ल्यूबीसीज ने हमें क्या प्रोवाइड किया? हमें इनका फंक्शन होता है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब है हमारी बॉडी में अगर हम किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं जहां हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, हमारी आसपास में, हमारी सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है? चलो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? जिनका साइज बहुत स्मॉल होता है। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग एंटिटी है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो बिल्कुल स्मॉल साइज के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप टू स्टडी दोज ऑर्गेनिजम्स। उनको हमने क्या बोला बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं उनको? माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है बेटा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये प्रोटोजोआ भी हो सकता है, प्रोटोजोआ, ठीक है। ये बट ये सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रही हूँ। बट तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वायरस को आर दे इंक्लूडेड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दे आर नॉट इंक्लूडेड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में बात करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने वायरस को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्यों नहीं इंक्लूड किया। चलो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सबसे पहले वो जो इनकी शेप है प्रॉपर, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर एंटर अगर करेंगे तो वो हमें डिजीज कॉज करेंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है, अच्छे हैं, गुड है, हेल्दी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे हमें डिजीज कॉज करेंगे, तो उनको हमने क्या बोला? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस कोई अगर हम बात करें तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पर ऐसा क्यों करते हैं? वायरसेस के लिए एक टर्म यूज होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ए सेल्यूलर। अब तक तो मैं आपको सेल के बारे में पढ़ा रही थी कि सेल एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट ए सेल्यूलर भी एक टर्म है। ए सेल्यूलर का मतलब क्या होता है? ए सेल्यूलर का मतलब है विदाउट। ए का मतलब क्या है? विदाउट। विदाउट सेल्यूलर का मतलब क्या है? वो लिविंग एंटिटी तब बिहेव करेंगे जब वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर एंटर करेंगे। मेरी बॉडी के अंदर वायरस एंटर किया तभी वो क्या बिहेव करेगा? तभी वो लिविंग बिहेव करेगा। अगर वायरस मेरी बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, वो इनएक्टिव है, वो किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, वो एज नॉन लिविंग एंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसलिए इसके लिए एक वायरस के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होती है, दैट इज नोन एज ए सेल्यूलर। अब ऐसा क्यों होता है? वायरस के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है। यस, they do have genetic material as RNA और DNA, generally RNA जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, but still they are unable to perform a very important function that is known as जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लाई करना। दे डोंट हैव कैपेसिटी कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने डीएनए को या अपने आरएनए को मल्टीप्लाई कर पाए। अगर वो अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तो अपने इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन ही अगर पास नहीं होगी तो नए प्रोजेनी को कैसे पता लगेगा कि उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है? उसे कैसे पता लगेगा? नए वायरसेस जो बनेंगे उन्हें कैसे पता लगेगा कि कैसे एग्जिस्ट करना है, ठीक है। इसलिए क्या होता है बेटा, वायरस क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमारे सेल्स के अंदर के न्यूक्लियस के साथ जो रेप्लिकेशन का सिस्टम होता है उसके साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को कोलैबोरेट करता है, उसको एडजस्ट करता है, उसको मिक्स करता है। जब हमारे सेल का जेनेटिक मटेरियल, सेल डिवाइड होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होगा, उसी के साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होगा। और जैसे ही रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, वैसे वैसे हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू होंगे किसी भी डिजीज के। वायरस से अगर इन्फेक्शन हुआ है, वायरस अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया तो ऐसा तो नहीं है अब एंटर किया और इमीडिएटली हमें कोई सिम्टम्स आ गए, इमीडिएटली तो नहीं ना होता। उस केस में क्या होता है? हमें टाइम क्यों लगता है? हमारी बॉडी को सिम्टम्स शो करने में टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि उस मीन वाइल, उस टाइम के बीच में, उस टाइम पीरियड में क्या कर रहा है? जो कोई भी वायरस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, उसकी बहुत सारी कॉपी बना रहा है। जितनी ज्यादा कॉपीज बनेगी, सीवियर इन्फेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, आपको उतने ही ज्यादा एडवर्स सिम्टम्स आपकी बॉडी शो करेगी। क्लियर है बेटा? ओके, तो आपको शेप चेंजिंग सेल्स का एग्जांपल प्लीज एक्सेप्शन है, याद रखना। अमीबा होता है और क्या है? डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज बोले तो व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि आपको क्या कर रही हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं। इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? कि वो आपको डिजीज कॉज होने से बचा रही है। आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर एंटर कर रहा है तो उसको ढूंढना, उसको ढूंढ के मार देना काम किसका है? डब्ल्यूबीसीज का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हम बात करेंगे उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। क्या की बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में या तीन तरीके के सॉल्यूशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। वो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
ये आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि आपने इनके नाम पहले नहीं सुने हैं या आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी डेली की लाइफ में आप इन तीनों चीजों के एग्जाम्पल्स देखते हो। हाइपर का मतलब क्या है, हाइपो का मतलब क्या है और आइसोटोनिक का मतलब क्या है, वो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। और ये कोई भी प्लांट सेल पे, इस पे प्लांट सेल पे और एनिमल सेल्स पे तीनों सॉल्यूशन में अलग अलग इम्पैक्ट आता है, अलग अलग इफेक्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अगर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई चीज़ है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में। जबकि एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। प्लीज रिमेंबर इट कि सेल वॉल इज प्रेजेंट। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन, नंबर वन किस में प्रेजेंट है बेटा? प्लांट सेल में। नंबर टू बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट है। नंबर थ्री फंजाई में प्रेजेंट है। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग है, अलग अलग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं। तो इनके बाहर जो सेल वॉल है जिसका काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, उस सेल वॉल का फंक्शन वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग होगा, वो अलग अलग चीज से बनी होगी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। क्या नाम है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे कि पेप्टिडो का मतलब होता है पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स बोले तो प्रोटीन्स, पेप्टाइड बॉन्ड होती है एक तरीके, ग्लाइकन्स बोले तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है बैक्टीरिया की सेल वॉल। प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। उसके बाद है फंजाई। फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा? काइटिन। ये चिटिन नहीं है, ये काइटिन है। क्या है? काइटिन। ओके। पेप्टिडोग्लाइकन्स का दूसरा नाम भी एक और जगह नाम होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूरिन। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। तो अगर आपको ऑप्शंस में बोला जाए कि पेप्टाइडोग्लाइकन्स किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, आपको एग्जांपल दे दिया जाए, चार ऑप्शंस में दे दिया जाए, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया, फंजाई। सो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स की। प्लांट सेल की सेलुलोज, फंजाई की काइटिन। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उनकी स्किन जो होती है वो बैरियर का काम करती है। किसका काम करती है? बैरियर का काम करती है। वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसको एक्सटर्नल सेल वॉल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ओके। चलो, अब हमें पढ़ना है सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कोई चैम्बर बनाया, ये कोई ग्लास बनाया, इसके अंदर मैंने लिक्विड डाला, ठीक है। इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या डाला बेटा? एक सेल डाला, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि सेल के अंदर और सेल के बाहर के एनवायरनमेंट को कंपेयर करना है। अगर मैंने बोला कि सेल के अंदर तो 80 ml वाटर है और सेल के बाहर क्या है बेटा? और सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर है 60 ml वाटर। तो पानी क्या करेगा? कहां से कहां जाएगा? किसी भी सॉल्वेंट का मूवमेंट या किसी भी सॉल्यूट का मूवमेंट अगर ऑटोमेटिक या स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपनी मर्जी से हो रहा है, तो मूवमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होती है बेटा? इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे कोई भी चीज मूव करती है। जब कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करेगी, सेल के अंदर कितना पानी है? 80 ml। सेल के बाहर कितना है? 60 ml। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? अंदर से बाहर। जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो सेल क्या करेगा बेटा? श्रिंक। क्या करेगा? श्रिंक। पानी, सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। किशमिश, रेजिन्स, जो आपके ड्राई चने या ग्राम्स होते हैं, उन सबके अंदर से पानी सोख लिया जाता है, ठीक है। पानी उनके अंदर कुछ कंटेंट नहीं होता, वो सेल क्या कर जाते हैं? श्रिंक हुए होते हैं, सिकुड़े हुए होते हैं। किशमिश क्या होते हैं? बहुत श्रिंक होती है।
तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू किसी सेल के अंदर का एनवायरमेंट। सुनिए फिर से, वो सॉल्यूशन जहां पे सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी वहां से वहां मूव करेगा जहां पर पानी की कंसंट्रेशन कम है, यानी सेल के अंदर से पानी कहाँ जाएगा? बाहर। जैसे ही सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा, सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या कर जाएगा? श्रिंक। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, अगर मैंने बोला ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये न्यूक्लियस है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है, जो लिक्विड प्रेजेंट है, इट विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इट विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इट इज द लिक्विड between cell membrane and nucleus। जो भी जेल लाइक या जो भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में, दैट विल बी नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और जैसे ही सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से पानी कहाँ मूव करेगा? बाहर। कहाँ मूव करेगा? जहां लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो सेल क्या कर जाएगा बेटा? श्रिंक। आपको इसका रिजल्टेंट याद रखना है। रिजल्टेंट क्या याद करना है? अगर उसने आपको बोला क्वेश्चन में कि कोई सेल था जिसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर डालेगा तो सेल क्या कर जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा बेटा? श्रिंक। क्यों? पानी कहाँ से कहाँ मूव किया? अंदर से बाहर। क्लियर है यहां तक? ओके। सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोला हमने? उसको बोला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोला? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है, अगर मैंने बात किया कोई भी चैम्बर है, कोई भी सेल है, उस चैम्बर के अंदर क्या है बेटा? यहाँ पे सेल रखा मैंने। अब मैंने बोला सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है? कम। चीजें कहां से कहां मूव करेंगी? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? बाहर से पानी क्या जाएगा? अंदर। और जब बाहर से अंदर पानी जाएगा तो सेल क्या कर जाएगा? स्वेल। बलून के अंदर अगर पानी भरेगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसका शेप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में का मतलब क्या है? याद रख लेना इससे आप। हाइपोटोनिक में सेल क्या कर जाता है? स्वेल, मोटा हो जाता है सेल। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी एंटर किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम थी। बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की कंसंट्रेशन क्या थी? ज्यादा। पानी कहाँ से कहाँ गया? बाहर से अंदर। सेल क्या कर गया? स्वेल। ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? स्वेल। हाइपरटोनिक में क्या करेगा? सेल श्रिंक। ठीक, इसमें सेल स्वेल करेगा। ओके। अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे बेटा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम। सेम का मतलब क्या है? सेम का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन सेम रही। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो क्या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा कि मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा? पहला क्वेश्चन ये है आप सबके लिए कि क्या अगर दो जगह एक सॉल्यूशन के सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह पानी का कंसंट्रेशन सेम है, अंदर भी 100 ml वाटर है, बाहर भी 100 ml वाटर है, दोनों जगह 100 है, तो उस केस में क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा? जिसका जवाब ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। वो बिल्कुल सही है। क्यों होगा वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट? वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इसलिए होगा कि आइसो का मतलब क्या है? आइसो का मतलब है सेम। क्या सेम? कंसंट्रेशन सेम। कंसंट्रेशन अगर सेम है तो क्या करेंगे? दो ही मॉलिक्यूल अंदर से बाहर जाएंगे, दो ही मॉलिक्यूल पानी के बाहर से अंदर जाएंगे, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी, पर मूवमेंट होगा। पर नेट मूवमेंट क्या होगा? जीरो। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में नेट मूवमेंट इज ऑलवेज
नेट मूवमेंट जीरो है। नेट मूवमेंट जीरो नहीं है, मूवमेंट हो रहा है, बाहर से अंदर भी दो जा रहे हैं, अंदर से बाहर भी दो जा रहे हैं, पर नेट मूवमेंट इन टोटल 2 × 2 कैंसिल हो रहा है, तो नेट मूवमेंट इज जीरो बट मूवमेंट हो रहा है। क्यों? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। क्लियर है? तीनों टाइप के सॉल्यूशंस क्लियर हैं? ठीक है। सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल क्या कर जाएगा बेटा? श्रिंक कर जाएगा। क्यों श्रिंक कर जाएगा? क्योंकि सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या किया बेटा? सेल क्या करेगा? स्वेल कर जाएगा। स्वेल कब करता है? आप किशमिश को घी में फ्राई कर दो, स्वेल कर जाएगी किशमिश। दूध के साथ उबाल दो, किश क्या कर जाएगी? स्वेल कर जाएगी। तो बेसिकली स्वेल का मतलब क्या है? आप सीड्स को सोक करके रख दो, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, सीड्स का शेप चेंज हो जाएगा। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सीड्स का शेप या किसी भी मटेरियल का शेप चेंज होना, उसका स्वेल हो जाना। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है जहां पे सेल के अंदर और सेल के बाहर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो मूवमेंट हो रहा है पर नेट मूवमेंट इज जीरो। ठीक है, क्लियर है? ओके चलो, अब करेंगे हम बात एग्जाम्पल्स की। ठीक है, अब हम इस एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या है? इस एग्जाम्पल में उन्होंने बात किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों एनिमल सेल्स की, आरबीसी की बात कर रहा है बेटा। यहाँ पे बात हो रही है प्लांट सेल्स की। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि प्लांट सेल्स के बाहर क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। किसके केस में इफेक्ट नहीं आता है? ना ही तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इफेक्ट आएगा और ना ही हाइपरटोनिक में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। आएगा बट बहुत ज्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे हम आरबीसीज को स्टडी कर रहे हैं। आरबीसीज को स्टडी करते हुए जो ह्यूमन की आरबीसीज को जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पानी का मूवमेंट सेल के बाहर। ये देखो, पानी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? सेल से बाहर। पानी का मूवमेंट जब सेल से बाहर हो जाएगा तो सेल का शेप क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। क्लियर है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जितना मूवमेंट पानी का बाहर हुआ उतना ही मूवमेंट पानी का अंदर, जिसकी वजह से सेल द शेप विल रिमेन सेम। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है सेल के अंदर पानी एंटर कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या थी? कम थी। पानी जब मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करेंगे तो सेल क्या करेगा? सर्टेन टाइम तक तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इट विल बर्स्ट। जबकि प्लांट केस में, प्लांट सेल्स के केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालने के बाद भी कभी सेल बर्स्ट नहीं होता है। सी, सेल क्यों नहीं बर्स्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। जबकि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट है, वो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी, वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, वो उसको ब्रेक डाउन होने से, उसको रप्चर होने से बचाएगी। तो यहाँ पे आपको सेल वॉल का फंक्शन भी क्लियर हो गया। और क्योंकि सेल वॉल थी तो सॉल्यूशन, अलग अलग सॉल्यूशंस में प्लांट और एनिमल का सेल डिफरेंटली एक्ट करता है, ये भी बात आपको आई गेस क्लियर हो गई है। ठीक है, ओके। एक चीज ये कि यहाँ पे पानी का मूवमेंट कहाँ से क्या होगा ये याद रखना है। दूसरा, सेल पे क्या चेंज आएगा, उसकी शेप पे क्या चेंज आएगा? श्रिंक होगा, स्वेल होगा, नेट मूवमेंट जीरो कहाँ पे होगी, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके चलो, अब हम बात करेंगे, ये मेन डेफिनेशंस हैं जो बात किया जाता है। ठीक है, ये किसके ऊपर है? ये डेफिनेशंस, ये सॉल्यूशंस किसके है? ये मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। कहाँ पर? इट इज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। किसी भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो मूवमेंट होती है, या तो सॉल्यूट की मूवमेंट होगी या तो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी। सॉल्यूशन में दो ही चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं दो चीजें? ये देखो, एक होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है? सॉल्वेंट इज समथिंग जिसने अपने अंदर किसी चीज को मिक्स होने दिया, जिसने अपने अंदर किसी चीज को डिसॉल्व होने दिया, इज नोन एज सॉल्वेंट। इसलिए ही वाटर को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर बिकॉज इट अलाउज एवरीथिंग टू गेट डिसॉल्व इन इट। ठीक है, उसके बाद है सॉल्यूट। solute is something that is mixed
जो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जनरली इट इज प्रेजेंट इन कंपैरेटिवली लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ने सॉल्यूट ने मिक्स होकर क्या बनाया बेटा, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन सॉल्वेंट है और आपने उसमें सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या हो गए, सोल्यूट हो गए। ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन तरीके की मूवमेंट दिखाई गई है। इन तीन तरीके की मूवमेंट जो होती है उसमें सबसे पहले आता है बेटा ऑस्मोसिस। क्या आता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इट इज मूवमेंट ऑफ solvent particles from the region of higher concentration to lower concentration। ठीक है, अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की बात कर रहा होता है, या बात करेगा वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की, दो तरीके की मूवमेंट होंगी। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही केस में मूव करेगा, जब वो मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू मूव करेगा बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसी लेयर, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को, सिलेक्टेड पार्टिकल्स को अपने अंदर से क्रॉस होने देती है, इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल आर टू डिफरेंट वर्ड्स, पर इट इज अबाउट द परमिशन। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब है सिलेक्टेड सब्सटेंस को, कोई पर्टिकुलर प्रोटीन होगा या कोई पर्टिकुलर लिपिड होगा या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट होगा, उसी के मॉलिक्यूल को पास होने देगी, तो दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द सॉल्यूशन टाइप, वो मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होने देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दीज ब्लू आर वाटर मॉलिक्यूल्स, और शुगर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी सॉल्यूशन में, यहाँ पे इस साइड पे शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स और कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वो मूवमेंट जहां पर पार्टिकल्स ने कहां से कहां मूव किया, अपनी लो कंसंट्रेशन से कहां मूव किया, अपनी हाई कंसंट्रेशन में। कहां मूव किया, अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जब वो मूव करेगा वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे मूवमेंट किसका हुआ, देखो यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो बेसिकली इट इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मूवमेंट किसका है बेटा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है बेटा, फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू high concentration, but important thing is it is occurring via a semi permeable membrane। कैसे हो रहा है बेटा, via semi permeable membrane। So the movement of solvent particles from the region of their low concentration to higher concentration via a semi permeable membrane is known as osmosis। उसको हमने क्या बोला बेटा, osmosis। क्लियर है यहाँ तक, ओके okay। इसी के जैसा एक और प्रोसेस है जिसको हमने क्या बोला है बेटा, डिफ्यूजन। क्या बोला, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या होगा, डिफ्यूजन क्या है बेटा, डिफ्यूजन एक तरीके का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब है ऐसी मूवमेंट जो लगातार विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट शो कर रहा है, इज नोन एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्यों है, क्योंकि मूवमेंट अपने आप हो रही है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी की, एक्सटर्नल चीज की कोई रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो जब मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा बेटा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। उसको हमने क्या बोला, डिफ्यूजन। ये पार्टिकल्स का मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। ठीक है, बट ये सर्टिफाइड नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा कि सोल्यूट का मूवमेंट होगा। ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन मूवमेंट सॉल्वेंट का भी हो सकता है, मूवमेंट सोल्यूट का भी हो सकता है, बट
Specifically, it will occur from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ऑस्मोसिस में आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हो, डिफ्यूजन में आप ऐसी किसी मेम्ब्रेन के बारे में बात नहीं करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस दिखाया गया आपको इस फोटो में। इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस फोटो में आपको दिख रहा है कि कोई सीड था, ठीक है, उस सीड को डेवलप किया, जर्मिनेट हो गया, उसमें पानी एब्जॉर्ब किया उसने और जर्मिनेशन हुआ। सो जर्मिनेशन के लिए जनरली एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन का मतलब क्या होता है? कोई ड्राई सेल, व्हेन अ ड्राई सेल absorbs water and regain its shape and germinates, वो प्रोसेस जिसमें कोई ड्राई सीड था, ड्राई सीड पहले वेट सीड में कन्वर्ट हुआ, ड्राई सीड से किस में कन्वर्ट हुआ? वेट से। वेट के बाद क्या किया उसने? पानी एब्जॉर्ब किया और वो जर्मिनेट होना स्टार्ट किया। जो स्प्राउट्स आप बनाते हो दैट इज वाया द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन, जहाँ पे ड्राई सीड्स ने क्या किया? पानी एब्जॉर्ब किया, पानी एब्जॉर्ब करके वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए। तो बेसिकली आपने तीन तरीके की मूवमेंट्स पढ़ी। एक मूवमेंट ऐसी जो इट अकर्स वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, स्पेसिफिकली सॉल्वेंट का मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। when we will talk about the diffusion process, डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या हुआ? डिफ्यूजन के प्रोसेस में आपके वाटर का मूवमेंट भी हो सकता है, सॉल्यूट का मूवमेंट भी हो सकता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट भी हो सकता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी? इम्बाइबेशन की। इम्बाइबेशन का मतलब क्या है बेटा? इम्बाइबेशन का मतलब है ड्राई सीड्स से, ड्राई सीड्स ने वाटर के कंटेंट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद जर्मिनेट किया, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ? इम्बाइबेशन। क्लियर? ओके, चलो ठीक है। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद सेल वॉल के बारे में हमने बेसिकली डिस्कस कर ही लिया है कि सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल का काम क्या है बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट है, या फिर फंजाई में प्रेजेंट है? जब वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट थी तो उसने किस चीज की बनी हुई थी? वो सेलुलोज की बनी हुई है। जब वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, और जब वो फंजाई में प्रेजेंट है तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। जैसे जैसा ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा जैसा उसका एनवायरमेंट होगा, जैसा उसका फंक्शन परफॉर्म करने का होगा, उसके हिसाब से क्या करेगा बेटा? उसका मैन्युफैक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो वैसे ही होंगे, ठीक है। चलो, अब हम सबसे पहले अगर सेल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनिज्म में सबसे सेंटर में क्या आता है बेटा? न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर का वो पार्ट जहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर सेंटर का वो पार्ट जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, जहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स प्रेजेंट है का मतलब क्या है? जहां पर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, जहां पर डीएनए प्रेजेंट है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, इज नोन एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर का, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर का वो पोर्शन जहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, इज नोन एज न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। अगर उसी के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला होगा, सेल डिवाइड करने से पहले अपने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज कर लेता है, जिसको हमने क्या बोला बेटा? क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब न्यूक्लियस के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला है? न्यूक्लियर एनवलप। क्या बोला? न्यूक्लियर एनवलप। मेक श्योर आपको याद हो कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। आपको किसी भी एग्जाम्पल में ये पूछ लेंगे इनमें से कौन सी ऑर्गेनीज ऐसी हैं जो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है। अब से पहले हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। इट इज अ मेम्ब्रेन लेस, या फिर यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, ठीक है।
न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, 2 लेयर्स प्रेजेंट है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये छोटे छोटे पोर्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इन पोर्ट्स का फंक्शन, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। अब इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? हमें पता है कि कुछ प्रोटीन और राइबोसोम से जो प्रोटीन यहाँ पे बना रहे हैं, उन्हीं प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस से बाहर भी होगी। अगर उन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस से बाहर होगी, दैट मीन्स व्हाट? उन्हें न्यूक्लियस के अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसा मटेरियल्स होंगे, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, या कुछ ऐसा एटीपी वगैरह करेंसी ऐसी सेल होगी जिसकी रिक्वायरमेंट कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। तो उसको सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर भी लेके आना पड़ेगा। सो बेसिकली न्यूक्लियर पोर ने क्या प्रोवाइड किया बेटा? इट प्रोवाइड्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बोल लो या फिर मोड ऑफ एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज किया बेटा? एक्सचेंज किस किस के बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, इट इज अकरिंग वाया न्यूक्लियर पोर। किसके थ्रू हो रहा है बेटा? न्यूक्लियर पोर के थ्रू। क्लियर? ओके। अब न्यूक्लियस ये था इसके बारे में। न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल्स? क्योंकि बॉडी के अंदर जितने भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फंक्शन होते हैं, एक सेल जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, उन्हीं सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो मेन काम कर रहा है बेटा, वो न्यूक्लियस कर रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है? इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इट कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसके लिए बेटा? कि नए सेल्स जो बनेंगे उसके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी, उनके पास क्या डाटा आएगा। इट इज इंक्लूडेड ऑल इन द न्यूक्लियस। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? जेनेटिक मटेरियल कुड भी आरएनए और डीएनए। उसके साथ इसमें क्या होगा बेटा? इट कंटेन्स ऐसे प्रोटीन्स भी होंगे जिन प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट सेल को बाहर है, तो उसको अंदर से बाहर क्या कर देगा बेटा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल्स बोलेंगे तो किसका काम करेगा बेटा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इट कंट्रोल सेल फंक्शनिंग। ठीक है। क्लियर है? चलो ओके। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनली की। आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस के कॉन्टिन्यूस में ये जिगजैग करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है। ये देखो, ये रहा कुछ ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये ब्लू कलर के प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे कनेक्टिंग ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है जो बिल्कुल स्मूथ है अपीयरेंस में, इनके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियस को कनेक्ट करने वाले, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो किसी और पार्टिकल का फॉर्मेशन हुआ, वो सारा मटेरियल पहले किसके पास ट्रेवल करेगा? नेक्स्ट ऑर्गेनली के पास, जो कि इसके कनेक्शन में प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बेटा दो तरीके की होती है। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? डिपेंड करता है एक चीज उसका फंक्शन क्या है, दूसरी चीज उसका अपीयरेंस कैसा है। सबसे पहले है बेटा देखो, फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है बेटा? रफ इसलिए क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है बेटा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। सो अपीयरेंस क्या है इसकी? रफ। सेकंड टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है बेटा, उसको हमने बोला स्मूथ। क्यों बोला स्मूथ? क्योंकि उसकी अपीयरेंस स्मूथ है। अपीयरेंस स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके सरफेस पे बाहर ऐसा कोई राइबोसोम का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है ये बात? सो दो तरीके के है, ईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स का काम क्या है बेटा? राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम क्या होता है? राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करने का। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, आर का फंक्शन क्या हुआ बेटा? सबसे पहला इसका फंक्शन है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस का। क्लियर है ये बात? उसके बाद अगर हम बात करें
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का मतलब क्या है बेटा, इसके ऊपर प्रोटीन्स का प्रेजेंस नहीं, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ अपीयरेंस में है। इसका काम होता है लिपिड एंड स्टीरॉइड्स। लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स की जो सिंथेसिस करता है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा इसका, दूसरा इंपॉर्टेंट काम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब क्या है बेटा, आपकी बॉडी, आप जितनी भी दवाइयां लेते हो, आपके लीवर में जो भी फैट, लीवर में स्पेसिफिकली लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन का मेन काम कौन करता है, फैट को रिमूव करने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स कहाँ पे हो रही है, लीवर में हो रही है। तो लीवर में एससीआर का अमाउंट ज्यादा होगा कि आरईआर का अमाउंट ज्यादा होगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का अमाउंट ज्यादा होता है इन केस ऑफ लीवर, क्योंकि इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स को बॉडी से रिमूव करके बाहर भेजना है। ठीक है, आपको स्पेसिफिकली फंक्शन ये आएंगे कि आरईआर और एससीआर का फंक्शन क्या है। आरईआर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, एससीआर क्या कर रहा है बेटा, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, और लिपिड्स की सिंथेसिस में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक, उसके बाद जो ये आपको ऑर्गेनली नजर आ रही है, इट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं उसको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहली बात, इसको हम बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। इट हेल्प्स इन एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी, एटीपी का मतलब क्या है, एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का क्या मतलब हुआ बेटा, एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो सब एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी। और जितनी भी एनर्जी आपको अपने खाने से मिल रही है, वो एनर्जी किस फॉर्म में बन रही है बेटा, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर यहाँ पर एटीपी की जगह एडीपी आ जाएगा, तो एडीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी मॉलिक्यूल, फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल्स होंगे तो डाइफॉस्फेट। अगर फॉस्फेट के तीन ग्रुप्स अटैच है, तीन मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है ये बात। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी फॉर्मेशन में, एटीपी की फॉर्मेशन बोलो या एटीपी की सिंथेसिस बोलो, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप जितना भी खाना खा रहे हो वो इसमें हेल्प कर रहा है। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन है कि डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर किस किस में प्रेजेंट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट है। डबल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड है। इसी फोल्डेड मेम्ब्रेन पर एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस में क्या करती हैं बेटा, हेल्प करती है। क्या करती हैं, एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करती है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ऑर्गेनली के पास चलेंगे बेटा। अब ईआर से, रफ ईआर और स्मूथ ईआर से कनेक्ट करती हुई एक नेक्स्ट ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस, ठीक है। ये क्या करती है, इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है स्टोरेज का, पैकेजिंग, स्टोरेज का, पैकेजिंग का एंड मॉडिफिकेशन का। स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। स्टोरेज, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि ये काम करेगी जितना भी आरईआर से, जितना आरईआर से और एससीआर से जितना भी प्रोटीन आ रहा था, जितना भी लिपिड आ रहा था, वो दो काम करेगी बेटा। अगर तो बॉडी में जरूरत है, अगर तो सेल को रिक्वायरमेंट, तो वो क्या करेगी, उसको अपने पास लाएगी। यहाँ इस फेज से, इस फेज जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से जो मटेरियल आया वो वेसिकल्स की फॉर्म में था, पैक होके आएगा ताकि कोई भी उसके ऊपर रिएक्ट ना करे, कोई भी एंजाइम काम ना करे।
अब जैसे ही वो आया उस फेज ने क्या किया, गोल्जी के सिस फेज ने उसको क्या किया बेटा, एक्सेप्ट किया। इसके अंदर बहुत सारी एंजाइम थी, यहाँ से पास होते हुए आया वो। जब वो यहाँ से पास आते हुए आया तो उसको मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई किए का मतलब क्या है, मॉडिफाई करने का मतलब है उसके पास आगे पीछे ऐसी एंजाइम्स या ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को लगाया गया, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ऐड किया गया जिसकी वजह से उसको जिस ऑर्गेनली के पास भेजना है वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले, और कोई भी एक्स्ट्रा एंजाइम या प्रोटीन जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होगा सेल के अंदर उसको रिएक्ट करके ब्रेक डाउन ना कर दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, स्टोर करेगा, या तो पैक करेगा, या तो मॉडिफाई करेगा। ठीक है, और ये पहले उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा और पैक करेगा। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, उसके ऊपर सिग्नल्स लगाना कि तुमको कहाँ जाना है। जब आप लेटर लिखते हो, लेटर के ऊपर आप एड्रेस लिखते हो, लेटर के ऊपर एड्रेस लिखने का मतलब क्या है, आप उसको, आप पोस्टमैन को ये बता रहे हो कि एड्रेस कहाँ पे भेजना है। वैसे ही गोल्जी अपरेटस प्रोटीन या लिपिड के ऊपर सिग्नल लगाती है, उसके ऊपर ऐसे टारगेट सेट करके ऐसे मॉलिक्यूल्स को लगाती है जिससे बाहर के ऑर्गेनलीज को पता लग जाए कि इसको कहाँ भेजना है या इसकी ज़रूरत कहाँ पे है, वो उसको एक्सेप्ट करे। ठीक है, या तो फिर थर्ड केस में क्या होगा बेटा, स्टोर कर लेगी। स्टोर क्यों करेगी, अगर बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी को अभी प्रोटीन या लिपिड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टीरॉइड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा बेटा, स्टोर करके रख लेगा। जब जरूरत होगी तो पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा और वेसिकल में डाल के बाहर भेज देगा। वेसिकल बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसे आपके किसी भी लेटर का एनवेलप है। आप लेटर का जो है वो एनवेलप के अंदर क्यों डालते हो, ताकि कोई भी उसको रीड ना कर पाए। वैसे ही उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उनको क्या किया जाता है बेटा, वेसिकल्स के अंदर पैक किया जाता है। अगर मॉलिक्यूल को सेल से बाहर जाना है तो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से बाहर मूव कर जाते हैं और उसको टारगेट साइट पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये सिस फेज था जहां से क्या क्या था, इमेच्योर मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट किया था। वो फेज जहां पर मेच्योर मॉलिक्यूल्स को क्या किया है बेटा, मेच्योर बनाने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद सिक्रीट किया है बाहर, उसको हम बोलते हैं ट्रांस फेज। क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। इसको मेच्योर फेज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट एंजाइम है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है बेटा, लाइसोसोम्स। क्या बोला है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या मतलब है, लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं बेटा सुसाइडल बैग्स। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल के पास जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होगा, ऐसा मटेरियल जिसकी अब सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है, अब सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा स्पेस कैरी कर रहा है, और एक्स्ट्रा स्पेस कैरी कर रहा है जिसकी वजह से क्या कर रहा है, अननेसेसरी चीजों को कैरी करने का मतलब क्या है, पहली बात स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरी बात अननेसेसरी एनर्जी को भी यूटिलाइज कर रहा है, वो सेल की एनर्जी को वेस्ट को भी कर रहा है। तो क्या करता है कि सेल क्या करेगा, सेल किसी भी वेस्ट मटेरियल को किसके पास भेज देगा बेटा, लाइसोजाइम्स के पास। लाइसोजाइम्स के पास क्या होती है बेटा, एसिडिक पीएच होती है, एसिडिक पीएच होती है। दूसरी बात इसके पास प्रेजेंट क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगी, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करके उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। अब आप ये बोलोगे सुसाइडल बैग्स क्यों बोला है, अपने ही सेल ऑर्गेनलीज को वेस्ट डिटेक्ट करना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको मार देना, उनको किल कर देना, वो कैपेसिटी है इस एंजाइम के पास, इसलिए इसको क्या बोला, सुसाइडल बैग बोला। एसिडिक पीएच की होती है, प्लीज पीएच का ध्यान रखना कि वो आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि पीएच क्या है, एसिडिक पीएच पे काम करता है लाइसोसोम के अंदर, एसिडिक पीएच है या बेसिक पीएच है, सो इट इज एसिडिक पीएच। उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मतलब क्या है, वो एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक करेगी विल बी नोन एज प्रोटीएजेस, लिपिड्स को अगर ब्रेक करेगी तो लाइपेजेस। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है, तो लिपिड का बना हुआ है, तो प्रोटीन का बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे आप शुगर को ब्रेक करना है तो सुक्रेज। ठीक है, तो ये अलग अलग एंजाइम, प्रोटीएजेस क्या करेगी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगी, लाइपेजेस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगी, लाइकवाइज। ठीक है, सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है।
ये मेन वो एंजाइम्स हैं जिन जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी थी। इस चैप्टर का बेसिकली जो मेन क्वेश्चन जहाँ से पोर्शन आता है, वी हैव कवर्ड ऑल दैट। स्टिल इफ इन केस यू हैव एनी डाउट और समथिंग लाइक दैट, यू वांट एनी क्वेश्चन, यू हैव एनी क्वेरीज किसी भी क्वेश्चन पे, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए दिक्कत हो, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू।